हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग शाला लाया है नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसा वीडियो जो उसमें आपको हम बताएंगे कि आखिरी 30 दिनों में यानी कि आखिरी एक महीने में आप अपनी प्रिपरेशंस को कैसे कर सकते हैं नीट के लिए। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। वो थॉट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि थॉट्स हो सकते हैं उसकी हॉबीज़ से रिलेटेड, उसे क्रिकेट खेलना है, मूवी देखना पसंद तो उसके बारे में वो सोचने लगता है, या फिर उसके सिलेक्शन पॉसिबिलिटी की सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसके बारे में उसके थॉट्स आने लगते हैं। पास्ट स्कोर्स जो भी वो टेस्ट सीरीज़ या कुछ ज्वाइन कर रखा है उसमें उसका स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उनके बारे में थॉट्स आने लगते हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते वो बायो के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में सोचने लगता है, या ऐसे ही बहुत सारे नॉनसेंस थॉट उसके दिमाग में आने लगते हैं जिसका उसकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इन थॉट से कैसे बचा जाए उसकी बात करेंगे हम हमारे आज के वीडियो में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन लास्ट 30 डेज। तो सबसे पहले एक प्लान की बात हमें करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान हमें तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम आखिरी 30 दिनों में एक अच्छा सा टाइम टेबल, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए नीट में सक्सेस को कंफर्म कर सकें। तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट 3 P जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट P जो है वो है प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग प्लान होनी चाहिए। मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है, कितनी देर के लिए पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना है। हर एक दिन का हर एक मोमेंट आपका प्लान्ड होना चाहिए ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पी है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, पर किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और किस किस मटेरियल से आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके भी आपको प्लानिंग करके पहले से ही रखनी होगी। आप रैंडमली बुक्स उठा के प्रैक्टिस करना शुरू नहीं कर सकते। और तो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पी है पेशेंस। पेशेंस रखते हुए ही तैयारी होगी। जब आप पेशेंस रखोगे तो चीज़ें अपने आप सही होती रहेगी। होता क्या है कि 3-4 दिन आप कोई टाइम टेबल बनाते उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, पर चौथे पांचवें दिन जाते जाते आपका टाइम टेबल बिगड़ने लगता है या आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आपका पेशेंस इंपॉर्टेंट रखता है। बट अगर आपका पर डे पर आवर का प्लान सही चल रहा है तो आप अपने आप पेशेंटली अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल 30 दिन हमारे पास है, उसमें से मैंने कुछ दिन रिजर्व के लिए रख लिए हैं, यानी कि आखिरी के 6 दिन में रिजर्व, जिसमें मैं क्विक रिवीजन करूंगा आखिरी के 6 दिन एग्जाम के पहले। तो वो 6 दिन मैंने यहाँ से हटा दिए। तो रिमेनिंग डेज मेरे पास बचे 30 में से 6 दिन गए तो 24 दिन। इन 24 डेज की प्लानिंग मुझे करनी है अच्छे से। तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है, अगर मैं मानता हूँ कि हर दिन मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, कम से कम आपको इस टाइम पे 12 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है। तो 24 दिन अगर मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो 288 आवर्स की पढ़ाई का टाइम मुझे मिलेगा। तो पूरा सिलेबस देखा जाए तो उसमें से 720 मार्क्स का पेपर आएगा और वो उसके लिए हमारे पास 288 आवर्स अवेलेबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि बायो 360 मार्क्स का पेपर रखती है, तो आधा मार्क्स अगर बायो का है तो हम आधा टाइम बायो को देंगे, यानी 288 आवर्स में से 144 आवर्स में बायो को डेडिकेट करूंगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का 180 मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 72 आवर्स डेडिकेट कर दिए केमिस्ट्री के लिए। वैसे ही फिजिक्स में 180 मार्क्स का पेपर आएगा तो 72 आवर्स डेडिकेट कर दिए फिजिक्स के लिए। सिंपल सी बात, जिसका जितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, जितना वेटेज है, उतना ही परसेंटेज ऑफ टाइम मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रखा है। ये तो हो गई प्लानिंग। अब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्लानिंग की। प्लान फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी की प्लान की बात करूँ तो सिंपल सी बात, दिन के 12 घंटे का आधा टाइम यानी कि 6 घंटे में बायो पढ़ूंगा पर डे। पर डे मुझे बायो पढ़नी है, उसमें 4 सेशंस में मैं बायोलॉजी को पढ़ूंगा, हर एक सेशन 1.5 घंटे का होगा। किसी भी टॉपिक को आप उठा रहे हो, किसी भी चैप्टर को आप उठा रहे हो, तो सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस 10 ईयर या 20-25 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल है, उस क्वेश्चंस को आप उस चैप्टर के बहुत अच्छे से कर लें। सिर्फ एनसीईआरटी और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप मिला लें तो 90 क्वेश्चंस में से
80 टू 82 क्वेश्चंस यहाँ पर इन दो टॉपिक से, इन दो चीज़ों से आ जाते हैं, एनसीईआरटी और लास्ट ईयर के क्वेश्चन से। इतना करने के बाद अब आप और अच्छे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिस भी टीचर के नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ के नोट्स तैयार किए हैं, तो उन सारे नोट्स को आप एक बार फिर से पढ़ लें। नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास पड़ा है, जिस भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल या डिस्टेंस लर्निंग से आपको जो मटेरियल मिला है, यानी कि जो मॉड्यूल्स, जो शीट्स आपको मिली हैं, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। और सबसे एंड में प्रैक्टिस, मैंने कहा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो जो भी टेस्ट सीरीज़ या जो भी पेपर्स आप कर रहे हो रेगुलरली प्रैक्टिस के लिए, लास्ट टाइम पे मेनली क्वेश्चन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो। या एंड के टाइम पे आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर आपको कोई मटेरियल मिला है, लाइक कोई बुकलेट मिली है, तो उस बुकलेट प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ बायोलॉजी का प्लान। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी की बात करूं जिसके आप ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, तो मैं सीधी सी बात करूंगा लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देखते हुए। जैसे कि जेनेटिक्स की बात करूं तो पर ईयर ऑन एन एवरेज 17 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। इकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी के 8 क्वेश्चन एवरेज हर साल आए जा रहे हैं, प्लांट डाइवर्सिटी के 7 क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी 7 क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म 5 क्वेश्चंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चंस, प्लांट मॉर्फोलॉजी 4 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 क्वेश्चंस, एनिमल डाइवर्सिटी 3 क्वेश्चंस, इवोल्यूशन 3 क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम से भी 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आते हैं। अगर मैं देखूं तो टोटल इन टॉपिक्स को मैं ऐड अप कर लूं तो 90 में से 75 क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाना है, तो मैं बोलूँगा जेनेटिक्स उठाना है, फिर इकोलॉजी उठाना है, लाइन से आपको बढ़ता रहना है, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा वेटेज वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट में अगर केमिस्ट्री के प्लान की बात करूं तो सिंपल सी बात, 3 घंटे पर डे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है। एक एक घंटे के 3 सेशंस बना के मैं केमिस्ट्री को पढ़ूंगा। 1 घंटा ऑर्गेनिक, 1 घंटा इनऑर्गेनिक और 1 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं नोट्स। ना कोई बुक, ना कोई एनसीईआरटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, क्योंकि नोट्स के थ्रू ही आपको केमिस्ट्री बेस्ट समझ में आ सकती है। तो सबसे पहले कोई चैप्टर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसके नोट्स आप पढ़ें। उसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो शीट, बुकलेट, मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है, उससे आप पढ़ें और उससे जो इजी लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल है, यानी इनिशियल में जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर के पढ़ें, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जाके आप कहीं तैयार हो पाते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो चौथे नंबर पे एनसीईआरटी यानी नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस क्वेश्चंस को करने के बाद ही आप एनसीईआरटी उठाएं, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और सबसे एंड में प्रैक्टिस पेपर, जो भी आप अभी क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रही है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। तो इस ट्रेंड से आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आउटपुट निकल सकता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो इन टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म से 4 से 5 क्वेश्चन, जीओसी 1 से 3 से 4 क्वेश्चन। आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म चैप्टर्स बड़े हैं पर क्वेश्चन 1 और 2 ही ऑन एन एवरेज हर साल आ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आएगा। नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म, इनसे या ऐसी कुछ और नेम रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उनसे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हाइड्रोकार्बन का 1 क्वेश्चन पक्का है, 11th का चैप्टर है ये। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये नॉलेज बेस्ड चैप्टर्स हैं। इनको आपको सीधा सीधा रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पर ये चैप्टर्स आप छोड़ के नहीं जा सकते। इंडिया में 95% लोग यही गलती करते हैं कि इन चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं, पर हर साल पिछले 5-6 साल से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से याद करके जाएं। अगर इन टॉपिक्स को मैं देखूं तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन या 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा इन टॉपिक से आपके 15 में से सही हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक, इन 4 चैप्टर को मैं मिला दूं तो इनसे ही 12 से 13 क्वेश्चन हर साल आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी बचे हुए चैप्टर से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
सरफेस केमिस्ट्री, इन सब से हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इतने चैप्टर्स भी तैयार कर लिए हैं लास्ट के टाइम पे, तो 12 से 13 क्वेश्चन आपके फिजिकल के भी सही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी कि अगर इनको मैं सबको जोड़ लूँ तीनों को, तो 36 टू 37 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में बहुत आसानी से क्लियर हो सकते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ के। फिजिक्स के प्लान की बात करूं तो फिजिक्स को भी आपको पर डे 3 घंटे पढ़ना है। 2 सेशंस में 1.5 घंटे के 2 सेशंस में आप फिजिक्स को पढ़ें। कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की फिजिक्स के लिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने से नीट में आपका कोई 1% भी एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता है। पर आपने अगर पढ़ लिए तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो लास्ट के 1 महीने में एनसीईआरटी बिल्कुल भी ना पढ़े, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स में जो थ्योरी और इलस्ट्रेशन जो क्वेश्चन आपको कराए हैं उनको बहुत अच्छे से एक बार फाइनली कर लें। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें मीडियम और लो लेवल के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हाई लेवल क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि 45 में से 36 टू 37 क्वेश्चन मीडियम और लो लेवल वाले ही होते हैं, इजी लेवल वाले ही होते हैं। स्टडी मटेरियल करने के बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो आप बुकलेट आपके पास अवेलेबल है, लास्ट 10 ईयर 25 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें। तो ये प्लान रहेगा आपका फिजिक्स का। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो थर्मल फिजिक्स से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं नीट में। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मैग्नेटिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर के 2 से 3 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आप पूछे जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन के 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन के आएंगे। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, बहुत आसान चैप्टर है ग्रेविटेशन, और 2 क्वेश्चन उसके फिक्स हैं। वेव ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। वेव मोशन के 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट्स के 2 क्वेश्चन। तो इन सबको अगर मैं टोटल कर लूँ, इतने चैप्टर्स भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो ये आपका 45 में से, जी हाँ 45 में से 34 टू 36 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से आते हैं। तो इतने चैप्टर्स भी आपने बहुत अच्छे से लास्ट के 1 महीने में कवर कर लिए, तो आपके अराउंड 35 क्वेश्चन सही होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड में मैं आपको बताता हूं कि हर डे को प्लान कैसा किया जाए। 30 दिनों का हर एक दिन आपका प्लान होना चाहिए, हर दिन का हर 1 घंटा हर 1 मिनट आपका प्लान होना चाहिए। तो कैसे प्लान करना है, उसके लिए आपको हर डे को अटैक करना पड़ेगा। हर डे के प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। किस तरीके से आप प्लान बना सकते हैं उसका मैं एक आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने एक टाइम टेबल अपना सेट कर लिया। ऊपर वाले रो में आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का टाइम टेबल यहाँ पे बना हुआ है। मैंने इस पूरे टाइम को स्लॉट्स में तोड़ दिया, 1.5 घंटे 1 घंटे के स्लॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। आप इन स्लॉट्स को चेंज भी कर सकते हो, आप 1-1 घंटे के बहुत सारे स्लॉट्स बना सकते हो या 1.5-1 घंटे के बना सकते हो। तो ये स्लॉट्स मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद पहले स्लॉट में मैंने पढ़ा बायो। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट जो रटने वाला सब्जेक्ट है, ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती है। होता क्या है कि जैसे आप 1-1.5 घंटा कुछ चीज़ को मेमोराइज करते जाते हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं मेमोराइज करते हुए, याद करते हुए थकने लगता है, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो आप करने लगते हो रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन करने के लिए आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। पर अगर हम पढ़ाई के ही थ्रू रिलैक्स करना चाहें माइंड को, तो कैसे कर सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। पहले स्लॉट में आपने पढ़ा बायो। बायो रटते हुए तो आपको जैसे ही बोरियत फील होने लगी तो आप अगले स्लॉट में पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। तो आपको जैसे ही बोरियत हुई रटने से, आप आगे कैलकुलेशन में 1-1.5 घंटा कैलकुलेशन करने के बाद जैसे आप कैलकुलेशन से थोड़ा बोर होने लगे, आप वापस से बायो पढ़ने लगे। जैसे ही बायो से बोर होने लगे तो वापस से आप फिजिक्स पढ़ने लगे, जो भी एक कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स की कैलकुलेशन से बोर हुए तो आप आए आईओसी, जो कि एक रटने वाला सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट को हर स्लॉट में इस तरीके से सेट किया है कि रटने वाले सब्जेक्ट्स और कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन गया। आप किसी भी पर्टिकुलर एक टाइप के सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं, मैं बोलूँ कि इंडिया में 95% लोग ये गलती करते हैं। अगर 6 घंटा बायो उनको दिन भर का पढ़ना है, वो रेगुलर एक साथ 6 घंटे बायो पढ़ देंगे और ऑब्वियसली उससे उनकी माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते जितना उनका निकल सकता है 6 घंटे पढ़ाई करके। अच्छा, उसके बाद थर्ड रो में आप देख सकते हो कि मैंने बायो का जेनेटिक्स,
फिजिकल केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट, बायो का जेनेटिक्स, यानी कि मैंने चैप्टर्स भी फिक्स कर दिए हमारे टाइम टेबल में कि इस दिन इस टाइम पर इस घंटे में स्लॉट में मुझे ये वाला चैप्टर ही यहाँ पे फिनिश करना है। फोर्थ स्लॉट में आप देख सकते हैं मैंने बायो का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल मैं जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो जेनेटिक्स में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। तो पहले स्लॉट में मैंने पढ़ा एनसीईआरटी। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम में फिर मैंने किए जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उसके बाद आप आगे देखें तो 4:30 से 6 बजे वाले टाइम में मैंने नोट्स फिक्स किए हैं जेनेटिक्स के, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के बाद मैं एक बार नोट्स पढ़ूंगा जो भी मेरे पास अवेलेबल है। और लास्ट स्लॉट में जो बायोलॉजी का है उसमें मैं करूँगा प्रैक्टिस पेपर्स, यानी कि जो भी टेस्ट सीरीज या जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आखिरी टाइम पे, उन प्रैक्टिस को हम करेंगे आखिरी स्लॉट में, क्योंकि उसके पहले मैं एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नोट्स कर सका हूँ। कम टाइम अगर आपके पास है तो फिर आप प्रैक्टिस पेपर्स या नोट्स में से किसी चीज़ को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका हर एक चीज़ प्लान होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा इस तरह का टाइम टेबल बनाने से, कि एक तो कभी कभी क्या होता है आप पढ़ने बैठे तो आपका दिमाग में थॉट कुछ और आने लगा और आधा घंटा 15-20 मिनट आपने वेस्ट कर दिया उस चीज़ को सोचने में। पर अगर आपका टाइम टेबल फिक्स है तो सिंपल सी बात आपको रहेगा दिमाग में कि अगले घंटे में या अगले स्लॉट में मुझे ये चीज़ तैयार करनी है। इन स्लॉट्स के बीच में मैंने 10 मिनट 20 मिनट का गैप छोड़ा है, वो गैप में आपको क्या करना है, आपके छोटे बहुत चीज़ें जो होती है जैसे कि नाश्ता करना है, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, इस तरह की चीज़ें आप इन छोटे छोटे स्लॉट्स में कर सकते हो। तो इस तरह का प्रॉपर प्लान हर डे का आप बनाएं, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर हर दिन का हर एक घंटे का प्लान आपका सही चल रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और आपको देता हूं कि क्या चीज़ें आप इनकलकेट कर सकते हो अपने डेली शेड्यूल में जिससे आपको फ़ायदा होगा। डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रोजाना 20 मिनट की कम से कम ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो सके तो सुबह के टाइम पे आप कर सकें। ये 20 मिनट आपके किसी भी 2 स्लॉट के बीच में आप फिक्स कर सकते हो। इससे आपके माइंड को एक अच्छी ऑक्सीजन लेवल मिलेगा जिससे आपका ओवरऑल एक्टिवेशन लेवल बढ़ेगा और आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आप लेथार्जिक फील नहीं करोगे, पढ़ने में मन ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करें और लाइट डिनर करें, इससे रात के टाइम में आपको नींद आने की टेंशन नहीं रहेगी और आप हैवी फील नहीं करोगे, तो आपको पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी। अवॉइड आफ्टरनून स्लीप, दिन के टाइम पे, क्योंकि हमारा प्रिपेयर का टाइम भी दिन है, दिन के 12 बजे से 5 बजे के बीच में ही पेपर होने वाला है। तो सिंपल सी बात, इस टाइम पे अगर आप रोज़ सोते रहेंगे तो आपकी एक आदत पड़ जाएगी, आपका माइंड उस समय डल होने लगेगा, इनएक्टिव होने लगेगा, तो एग्जाम के दिन भी आपको नींद आएगी या आपका माइंड 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए दिन की स्लीप्स को अवॉइड करें, रात की स्लीप्स को ही प्रिफर करें। अगर मैं बात करूं तो कोई भी नया स्टडी मटेरियल और बुक्स को इस लास्ट के 1 महीने में आपको अवॉइड करना है। नई बुक्स पढ़ना यानी कि आप ऑब्वियसली रॉन्ग पाथ पे जा रहे हो। जो भी पुराना मटेरियल आपने पढ़ा है साल भर, एनसीईआरटी पढ़ी है साल भर, उसको ही आप फॉलो करें, कुछ नया मटेरियल उठा के उसको सॉल्व करना है या उसको पढ़ना शुरू ना करें। नोट्स जो भी हैं आपके उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करें, रिवाइज ही की है नीट में सिलेक्शन की, इससे नेगेटिव मार्किंग कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, तो ये सब चीज़ें नीट्स के इंपॉर्टेंट है। यूज टाइमर्स वाइल प्रैक्टिसिंग, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो, मान लो कि आपने फिजिक्स के 60 क्वेश्चन लिए तो 60 मिनट का टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, इससे आपकी स्पीड बढ़ने के और एग्जाम एनवायरनमेंट में काम करने का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगा। आपका माइंड इनकलकेट करेगा अपने सिस्टम में कि वो किस तरीके से एग्जाम में टाइम प्रेशर में भी काम कर सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपसे इम्पॉर्टेंट बातें हम रेगुलरली करते रहेंगे, आपसे रिलेटेड आज जो गलतियां आप करते हो वो सब बताएंगे। हम जो नेक्स्ट वीडियो आप अपलोड करने वाले हैं कुछ दिनों में वो है व्हाट टू डू इन लास्ट वीक बिफोर नीट। नीट के पहले जो आपका आखिरी 1 हफ्ता बचेगा उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे।